नमस्कार। आज हम भारत के लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ों तक जा रहे हैं, मतलब पंचायत तक। हाँ, नमस्कार। सोचिए, आज हम जिस पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं, जानते हैं, उसका सफर कितना लंबा और दिलचस्प रहा होगा। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी, या इसे बनाने में काफी सोच विचार, काफी बहस हुई? बिल्कुल, ये सफ़र वाकई काफ़ी आप कह सकती हैं उतार चढ़ाव भरा रहा है। और आज हमारे पास जो जानकारी है, वो अलग-अलग स्रोतों से आई है, जिसमें कुछ परीक्षा सामग्री भी शामिल है। हम्म। लेकिन हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, है ना? उनके पीछे की कहानी, उनका मतलब क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि इस चर्चा के बाद सुनने वालों को ये साफ हो जाए कि भई ये व्यवस्था जो गांव और शहरों में लोगों को अपनी सरकार खुद चलाने का अधिकार देती है, ये कैसे बनी, कैसे काम करती है। और असल में ज़मीन पर इसका क्या असर दिखता है? बिल्कुल। तो चलिए, भारत में स्थानीय स्वशासन की इस यात्रा पर निकलते हैं। कहाँ से शुरू करें? इतिहास से? हाँ, इतिहास से शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर लॉर्ड रिपन का नाम लिया जाता है। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहते हैं। 1882 में उनका एक प्रस्ताव आया था, हाँ, सुना है। जिसे कुछ लोग स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। उन्होंने तालुका मतलब ब्लॉक और जिला स्तर पर बोर्ड बनाने की बात की थी। हाँ, लेकिन मैग्ना कार्टा कहना शायद थोड़ी ज्यादा बड़ी बात हो, क्योंकि उस वक्त असली ताकत तो वो अंग्रेज अफसरों के हाथ में ही थी। पर हाँ, ये एक शुरुआत जरूर थी। सही कह रहे हैं आप। एक शुरुआत मानी जा सकती है। और फिर महात्मा गांधी का सपना तो बिल्कुल अलग था। हाँ, वो तो ग्राम स्वराज की बात करते थे। बिल्कुल। गांधी जी कहते थे कि हर गांव अपने आप में एक छोटा गणराज्य होना चाहिए, जो अपनी जरूरतें खुद पूरी करे, अपने फैसले खुद ले, मतलब सत्ता सीधे लोगों के हाथ में। लेकिन आजादी के बाद जब संविधान बना, तो उसे तुरंत वैसा संवैधानिक दर्जा नहीं मिला जैसा शायद गांधी जी चाहते थे, है ना? हाँ, ये बात सही है। शुरुआत में संविधान के अनुच्छेद 40 में, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये सरकार के लिए एक तरह के दिशा निर्देश थे। उसमें कहा गया कि राज्य पंचायतों को बढ़ावा देगा, पर ये राज्यों पर बाध्यकारी नहीं था। मतलब उनकी मर्जी थी कि वो इसे कितना मानते हैं। तो फिर असली बदलाव कब आया? वो कौन सा मोड़ था जिसने पंचायतों को असल में ताकत दी? वो मोड़ आया 1992 में, 73वां संविधान संशोधन। ये एक आप कहिए ऐतिहासिक कदम था। बिल्कुल। इसमें पंचायतों को सिर्फ राज्य की मर्जी पर नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया। बाकायदा संविधान में एक नया हिस्सा भाग 9 जोड़ा गया, और साथ ही 11वीं अनुसूची भी, अच्छा। जिसमें वो सारे काम लिखे हैं जो पंचायतें कर सकती हैं। हाँ, उसमें वो 29 विषय या काम बताए गए हैं जो पंचायतें कर सकती हैं या जिन्हें करने की शक्ति उन्हें दी जा सकती है। अच्छा, यानी अब ये सिर्फ एक सुझाव नहीं रहा, बल्कि संविधान का एक जरूरी हिस्सा बन गया। और इसी के साथ वो शहरों के लिए भी कुछ हुआ था ना? हाँ, लगभग उसी समय 74वां संशोधन आया। उसने शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं और नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा दिया। पर आज हम गांव की पंचायतों पर ही फोकस रखेंगे। ठीक है। तो इस 73वें संशोधन ने क्या-क्या मुख्य बातें तय की? कुछ खास अनुच्छेद या प्रावधान जिनके बारे में जानना जरूरी हो? देखिए, अनुच्छेद नंबर याद रखना उतना जरूरी नहीं, पर उनके पीछे का जो आइडिया है वो समझना जरूरी है। जैसे एक प्रावधान ये पक्का करता है कि पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से हों, हर 5 साल में। अच्छा। और इसके लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। यानी जैसे देश के चुनाव के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, वैसे ही राज्यों में पंचायतों के चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल सही। और एक और जरूरी बात, पैसों का इंतजाम, उसके लिए राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था है। स्टेट फाइनेंस कमीशन। हाँ, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो ये तय करता है कि राज्य सरकार अपनी कमाई का कितना हिस्सा पंचायतों को देगी। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आरक्षण। हाँ, ये जरूरी है। ताकि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का इंतजाम किया गया। ये आरक्षण वाला मुद्दा तो काफी अहम है, और शायद इसीलिए 24 अप्रैल, जिस दिन ये 73वां संशोधन लागू हुआ था, उसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये उस बड़े बदलाव को याद करने का दिन है। अच्छा, अब बात करते हैं उस ढांचे की जो इस संशोधन के बाद ज्यादातर राज्यों ने अपनाया, वो 3 स्तरों वाला ढांचा। हाँ, ये 3 टियर सिस्टम। ये अक्सर सुनने में आता है। ग्राम पंचायत,
फिर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका श्रेय काफी हद तक 1957 में बनी बलवंत राय मेहता समिति को जाता है। अच्छा। उन्हें पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार भी कहते हैं। उन्होंने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता को नीचे तक पहुंचाने के लिए इस त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था। तो ये 3 स्तर क्या हैं? थोड़ा और बताएं। हाँ, देखिए, सबसे नीचे गांव के स्तर पर है ग्राम पंचायत। फिर कई गांवों को मिलाकर ब्लॉक या तहसील स्तर पर बनती है पंचायत समिति। इसे कुछ राज्यों में मंडल परिषद या क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। अच्छा, ब्लॉक लेवल पर। हाँ, और सबसे ऊपर पूरे जिले के लिए होती है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। क्या ये हर राज्य में बिल्कुल ऐसा ही है या कुछ फर्क भी है? ज्यादातर राज्यों में तो यही मॉडल है, लेकिन संविधान में थोड़ी छूट भी दी गई है। जैसे जिन छोटे राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, उनके लिए बीच वाला स्तर यानी पंचायत समिति बनाना जरूरी नहीं है। वे चाहें तो सिर्फ 2 स्तर रख सकते हैं, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। अच्छा, ये भी व्यवस्था है। और इन स्तरों पर मुखिया कौन होता है? जैसे गांव में हम सरपंच सुनते हैं। हाँ, ग्राम पंचायत का मुखिया आमतौर पर सरपंच या प्रधान कहलाता है। उसका चुनाव कैसे होगा, ये राज्य सरकार तय करती है। कहीं सीधे जनता चुनती है, कहीं चुने हुए पंच अपने में से चुनते हैं। लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब इन निकायों के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वही अपने में से अध्यक्ष चुनते हैं। डायरेक्ट जनता नहीं चुनती अध्यक्ष को। अच्छा, ये क्लियर हुआ। तो बलवंत राय मेहता समिति ने तो ढांचा बता दिया, लेकिन क्या इसके बाद भी सुधारों की बात हुई? मतलब क्या किसी ने अलग तरह का मॉडल भी सुझाया? बिल्कुल हुई, क्यों नहीं। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तब अशोक मेहता समिति बनी। हाँ, उनका नाम भी सुना है। उन्होंने कुछ अलग और कह सकते हैं बड़ी सिफारिशें की। उन्होंने कहा कि 3 की जगह 2 स्तर ही काफी हैं। सिर्फ 2? कौन कौन से? उन्होंने कहा एक जिला परिषद हो और उसके नीचे मंडल पंचायत। ये मंडल पंचायत कई गांवों का समूह होता। अच्छा, तो ब्लॉक वाला स्तर हटाने की बात की उन्होंने? हाँ, एक तरह से। उनका मानना था कि जिला स्तर ही प्लानिंग और विकास के लिए सबसे सही इकाई है, उसको ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये भी कहा कि पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को खुलकर हिस्सा लेना चाहिए, सिंबल पर लड़ें, ताकि ज्यादा जवाबदेही तय हो सके। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। और एक और दिलचस्प सुझाव था न्याय पंचायतों का, जो छोटे मोटे झगड़े गांव में ही निपटा सकें। लेकिन अशोक मेहता समिति की ये बातें पूरी तरह लागू तो नहीं हुई शायद, क्योंकि ज्यादातर जगह आज भी 3 स्तर ही हैं। नहीं, लागू नहीं हुई। सरकार बदल गई और फिर वो सिफारिशें ठंडे बस्ते में चली गईं। पर उन्होंने उस वक्त ये भी बताया था कि पंचायतें कमजोर क्यों पड़ गई थी। हाँ, क्या कारण बताए थे? उन्होंने कुछ कारण गिनाए थे, जैसे सरकारी बाबुओं का, मतलब नौकरशाही का दबदबा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, मतलब नेता असम में ताकत देना नहीं चाहते थे, और पंचायतों को लेकर कोई साफ सोच नहीं थी कि उनका असली काम क्या होगा, उनकी भूमिका क्या होगी। ये तो काफी जरूरी बातें थी। और इसके बाद भी कोई समितियां बनी? हाँ, 80 के दशक में 2 और महत्वपूर्ण समितियां आईं। LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988। अच्छा। इन दोनों ने जोर देकर कहा कि भाई पंचायतों को सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें संविधान में पक्की जगह मिलनी चाहिए, संवैधानिक दर्जा और पैसों का इंतजाम भी पुख्ता होना चाहिए। तो क्या इन्हीं की सिफारिशों ने 73 में संशोधन की नींव रखी? हाँ, काफी हद तक। इन्हीं की सिफारिशों से वो माहौल बना कि अब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना ही होगा। एक और समिति थी, GVK राव समिति। उसने भी ग्रामीण विकास और गरीबी हटाने के कार्यक्रमों पर ध्यान दिया था। जिनका असल में इससे सीधा संबंध नहीं था, ऐसा है क्या? हाँ, ये जानना जरूरी है, कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अनुसंधानम समिति, उसका काम भ्रष्टाचार रोकना था, एंटी करप्शन। हाँ, सुना है। और दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से जुड़ी थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इनका सीधा ताल्लुक पंचायती राज के ढांचे या उसकी शक्तियों से नहीं था। ये स्पष्टता जरूरी है। चलिए अब जरा चुनाव और कार्यकाल की बात करते हैं। हमने राज्य निर्वाचन आयोग की बात की, ये चुनाव करवाता है, लेकिन चुनाव लड़ कौन सकता है? उम्र क्या होनी चाहिए? यह अक्सर सवाल आता है। हाँ, ये सवाल बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। देखिए,
वोट डालने की उम्र 18 साल है। हाँ, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल है। राइट। लेकिन पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल है। 21 साल, अच्छा। 18 नहीं, 25 नहीं, 21 साल, ये ध्यान रखने वाली बात है। जी हाँ, 21 साल। और चुनाव होता कैसे है? मतलब सदस्य कैसे चुने जाते हैं और अध्यक्ष कैसे? तीनों स्तरों पर, ग्राम, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक और जिला, जो सदस्य होते हैं, मेंबर, हाँ, उनको तो सीधे जनता ही चुनती है, डायरेक्ट वोटिंग से। ठीक है। लेकिन अध्यक्षों के चुनाव का तरीका थोड़ा अलग है। जैसा हमने पहले भी बात की थी, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा ये राज्य सरकार तय करती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। पर मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। चुने हुए मेंबर अपने में से चुनते हैं। अच्छा, और ये पंचायतें कितने समय के लिए चुनी जाती हैं? इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 साल का होता है, पूरे 5 साल। लेकिन अगर कोई पंचायत 5 साल से पहले ही भंग हो जाए, मान लीजिए किसी वजह से सरकारों से बर्खास्त कर दे, तब क्या होता है? ऐसी सूरत में 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराना जरूरी है, कंपलसरी है। 6 महीने के अंदर? हाँ। और ये जो नई पंचायत चुनकर आएगी, वो सिर्फ बचे हुए समय के लिए ही काम करती है, पूरे 5 साल के लिए नहीं। अच्छा, सिर्फ बाकी बचे टर्म के लिए? जी हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर भंग होते समय पंचायत का कार्यकाल 6 महीने से कम ही बचा हो, तो फिर नए चुनाव कराना जरूरी नहीं होता। फिर आम चुनाव का इंतजार किया जा सकता है। ये लॉजिकल है। अब आते हैं उस अहम मुद्दे पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी, आरक्षण, रिजर्वेशन। समाज के सभी तबकों को प्रतिनिधित्व कैसे मिलता है? हाँ, तो संविधान का अनुच्छेद 243D, फिर से नंबर जरूरी नहीं, आइडिया जरूरी है। वो ये व्यवस्था करता है कि पंचायतों में अनुसूचित जातियों यानी SC और अनुसूचित जनजातियों यानी ST के लिए सीटें आरक्षित होंगी। और ये किस आधार पर होता है? ये आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में होता है। उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से। ठीक है। और ये सिर्फ सदस्यों की सीटों के लिए नहीं, बल्कि अध्यक्षों के पदों पर भी बारी-बारी से लागू होता है, रोटेशन बेसिस पर। अच्छा, अध्यक्ष पद भी आरक्षित होते हैं? जी हाँ। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। कम से कम 1/3? हाँ, मिनिमम 1/3। इसमें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। मतलब कुल सीटों का कम से कम तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए होगा। 1/3 तो न्यूनतम है। मैंने सुना है कई राज्यों ने इससे ज्यादा भी किया है, 50% तक। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। करीब 20 राज्यों ने, जिनमें बिहार पहला था, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्य शामिल हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया है। 50%? ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में फिलहाल ये 1/3 ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या इसमें कोई अपवाद भी है? मतलब किसी राज्य के लिए कोई अलग व्यवस्था? हाँ, अरुणाचल प्रदेश के मामले में एक खास बात है। वहां पर अनुसूचित जातियों SC की आबादी न के बराबर है। इसलिए एक संविधान संशोधन 83वां संशोधन के जरिए ये तय किया गया कि वहां की पंचायतों में SC के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ अरुणाचल में SC के लिए नहीं? हाँ, ST आरक्षण वहां लागू है क्योंकि वहां आदिवासी आबादी काफी है। ठीक है, तो चुनाव, कार्यकाल और आरक्षण की बातें समझ आईं। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन पंचायतों के पास करने के लिए काम क्या है और उन्हें ये काम करने की शक्ति और पैसा कहां से मिलता है? क्या ये केंद्र सरकार तय करती है? नहीं, यहीं पर राज्य सरकार की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। देखिए, पंचायती राज संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, स्टेट लिस्ट का विषय है। अच्छा, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। हाँ, इसका मतलब है कि पंचायतों को क्या शक्तियां मिलेंगी, वे क्या काम करेंगी, उनकी बनावट कैसी होगी, ये सब तय करने का अधिकार राज्य की विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को है। संविधान का अनुच्छेद 243G यही कहता है। अच्छा, तो असली चाबी राज्य सरकार के पास है। तो फिर संविधान की 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं, उनका क्या मतलब है? वो क्या है? वो 29 विषय एक तरह की गाइडलाइन लिस्ट है, सुझाव है कि राज्य सरकारें चाहें तो इन 29 क्षेत्रों से जुड़े काम और जिम्मेदारियां कानून बनाकर पंचायतों को सौंप सकती हैं।
इसमें गांव के विकास से जुड़े लगभग सभी जरूरी क्षेत्र शामिल कर दिए गए हैं। जैसे क्या-क्या? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल, इसमें खेतीबाड़ी, कृषि विस्तार है, भूमि सुधार है, छोटी सिंचाई परियोजनाएं हैं, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन है। पीने का पानी, सड़कें। हाँ, पीने का पानी, सड़कें, पुलियां, गांव की गलियां, रोशनी, स्कूल, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, महिला और बाल विकास, अच्छा, समाज कल्याण, गरीबों के लिए योजनाएं, छोटे-मोटे उद्योग, खादी ग्रामोद्योग और यहाँ तक कि गांव के मेले, बाजार, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल हैं। मतलब गांव की जिंदगी से जुड़े लगभग सारे पहलू। पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं अपनी कमाई के लिए? खुद से नहीं लगा सकती। राज्य की विधानसभा कानून बनाकर उन्हें कुछ छोटे-मोटे टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स या कोई फीस या टोल वसूलने का अधिकार दे सकती है, पर ये अधिकार राज्य सरकार पर निर्भर करता है। तो फिर इनके पास पैसा आता कहाँ से? अगर टैक्स ज्यादा नहीं लगा सकती तो फंड्स का क्या सोर्स है? इसके कई स्रोत हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, यस। जिसकी हमने बात की। हाँ, वो सिफारिश करता है कि राज्य सरकार अपनी टैक्स की कमाई का कितना हिस्सा पंचायतों को दे। दूसरा, केंद्र सरकार से भी अनुदान मिलता है, ग्रांट्स मिलती हैं। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी? हाँ, जो केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है। फिर केंद्र सरकार की कई योजनाएं चलती हैं जिन्हें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कहते हैं। हाँ। उनका पैसा भी सीधे पंचायतों या उनके माध्यम से गांव में खर्च होता है और कुछ मामलों में सहकारी बैंकों से भी मदद मिल सकती है। लेकिन सुनने में ऐसा लगता है, और शायद ये एक आलोचना भी है, कि पैसों के लिए ये काफी हद तक राज्य सरकारों पर ही निर्भर हैं, है ना? हाँ, ये एक सच्चाई है और शायद पंचायती राज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पंचायतें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। उन्हें राज्य से मिलने वाले फंड का इंतजार करना पड़ता है, जो कई बार देर से या कम आता है। और इनके खातों की जांच कौन करता है कि पैसा सही खर्च हो रहा है या नहीं? ऑडिटिंग? इसके लिए भी राज्य विधानसभा ही कानून बनाती है कि पंचायतों के खातों का ऑडिट कैसे और कौन करेगा। अनुच्छेद 243J। एक और शब्द जो बार बार आता है, ग्राम सभा। ये क्या है और इसका क्या महत्व? अरे, ग्राम सभा तो पंचायती राज की आत्मा है, बिल्कुल फाउंडेशन। इसमें गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स, मतलब जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो सब सदस्य होते हैं। अच्छा, गांव के सारे वोटर्स। हाँ, ये एक तरह से गांव की खुली संसद है। इसकी बैठकें होती हैं जिसमें गांव के लोग सीधे अपनी बात रख सकते हैं, विकास के कामों पर चर्चा कर सकते हैं, पंचायत से सवाल पूछ सकते हैं और पंचायत के कामों की निगरानी भी कर सकते हैं। तो इसकी शक्तियां कौन तय करता है? केंद्र सरकार? नहीं, ग्राम सभा की शक्तियां और उसके काम भी राज्य सरकार ही कानून बनाकर तय करती है, केंद्र सरकार नहीं। ये तो वाकई सीधे लोकतंत्र का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण हुआ। अच्छा, अब एक खास कानून पर आते हैं, पैसा एक्ट 1996। ये क्या है और इसे क्यों बनाया गया? पैसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। हाँ, ये कानून उन इलाकों के लिए है जो संविधान की 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल में आते हैं, यानी आदिवासी बहुल क्षेत्र, जिन्हें शेड्यूल्ड एरिया कहा जाता है। अच्छा, शेड्यूल 5 एरियाज के लिए। हाँ, इसका मकसद था कि जो 73वां संशोधन हुआ उसके प्रावधान इन आदिवासी इलाकों में भी लागू हों, लेकिन वहाँ की खास सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए। मतलब सामान्य पंचायती राज कानून को जस का तस लागू नहीं किया, बल्कि कुछ बदलावों के साथ, मॉडिफिकेशंस के साथ। बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य था इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्वशासन का असली अधिकार देना, उनकी पारंपरिक ग्राम सभाओं को मान्यता देना, उनकी संस्कृति रिवाजों की रक्षा करना और उन्हें बाहरी शोषण से बचाना। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इन इलाकों में अलग स्वायत्त राज्य या ऑटोनमस रीजन बन जाते हैं, जैसे 6ठी अनुसूची वाले कुछ राज्यों में है? नहीं, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पेसा का मकसद अलग स्वायत्त क्षेत्र बनाना नहीं है, जैसा 6ठी अनुसूची में होता है। ये मौजूदा पंचायती राज ढांचे के अंदर ही काम करता है, लेकिन वहाँ की ग्राम सभा को असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाता है। अच्छा, तो पेसा के तहत ग्राम सभा को क्या खास शक्तियां मिलती हैं जो बाकी जगह की ग्राम सभाओं को शायद नहीं है? कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, बहुत खास। जैसे पहला, गांव के आसपास के जो छोटे-मोटे जंगली उत्पाद होते हैं, जिन्हें लघु वनोपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, जैसे तेंदुपत्ता, महुआ, गोंद वगैरह। हाँ बिल्कुल,
उन पर ग्राम सभा का मालिकाना हक होता है। दूसरा, आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को न बिकें या ट्रांसफर न हो, इसे रोकने या रेगुलेट करने की ताकत ग्राम सभा को है। ये तो बहुत जरूरी है। तीसरा, गांव के दायरे में अगर कोई छोटा मोटा खनिज, माइनर मिनरल्स जैसे रेत पत्थर वगैरह निकलता है तो उसका पट्टा या लाइसेंस देने से पहले ग्राम सभा की सिफारिश या अनुमति लेना जरूरी है। मैंडेटरी है। हाँ। अच्छा, माइनर मिनरल्स पर भी? हाँ। चौथा, गांव में कोई भी विकास परियोजना शुरू करने से पहले या उसके लिए जमीन लेने, लैंड एक्विजिशन से पहले ग्राम सभा से सलाह मशवरा करना अनिवार्य है, कंसल्टेशन जरूरी है। और पांचवां, गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने और लागू करने में ग्राम सभा की बहुत अहम भूमिका होती है, बेनिफिशरीज को चुनने में भी। ये तो वाकई काफी अधिकार हैं। इन इलाकों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्या वही सरपंच या प्रधान? नहीं, यहाँ भी एक फर्क है। पेसा नियम ये कहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता उस बैठक में मौजूद कोई भी अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब का सदस्य कर सकता है, जिसे ग्राम सभा उस बैठक के लिए चुन ले। जरूरी नहीं कि वो सरपंच या उप सरपंच हो। अच्छा, कोई भी चुना हुआ एसटी सदस्य? हाँ, ये भी पारंपरिक व्यवस्था को सम्मान देने का एक तरीका है। ये पैसा कानून अभी कितने राज्यों में लागू है? ये उन 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है जहां 5वीं अनुसूची लागू होती है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। 10 राज्यों में? और कहाँ ये लागू नहीं होता? ये असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु जैसे राज्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ या तो 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र नहीं है या उनके लिए अलग व्यवस्था है, जैसे असम और मेघालय में 6ठी अनुसूची है। नागालैंड और मिजोरम में भी पंचायती राज व्यवस्था का अपना अलग पारंपरिक रूप है। अच्छा। पेसा का जिक्र वन अधिकार कानून 2006 फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के साथ भी आता है। क्या कनेक्शन है? हाँ, इन दोनों में गहरा नाता है। वन अधिकार कानून जो जंगलों में रहने वाले आदिवासियों और अन्य पारंपरिक निवासियों को जमीन और जंगल पर अधिकार देता है। हाँ। उसमें भी ये तय करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार ग्राम सभा को ही दिया गया है कि किसे कितना और कैसा अधिकार मिलेगा, व्यक्तिगत या सामुदायिक। तो पेसा से जो ग्राम सभा मजबूत हुई, वो ताकत यहाँ भी काम आती है। अच्छा, तो ये थी पंचायती राज व्यवस्था पर हमारी आज की काफी विस्तृत चर्चा। हमने इसकी शुरुआत मतलब लॉर्ड रिपन और गांधी जी के विचारों से लेके, हाँ, फिर 73 में संशोधन का महत्व, उसका संवैधानिक दर्जा का रास्ता बनाया, चुनाव कैसे होते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका, उम्र, कार्यकाल और सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण, खासकर महिलाओं के लिए। बिल्कुल। और फिर पंचायतों की शक्तियां, उनके काम, 11वीं अनुसूची के 29 विषय और पैसों के स्रोत, जिसमें राज्य वित्त आयोग की भूमिका अहम है। और आखिर में हमने पेसा कानून को समझा, जो आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को खास अधिकार देता है। हाँ, हमने देखा कि कैसे संवैधानिक दर्जे ने इसे मजबूती दी, कैसे विभिन्न समितियों ने इसके विकास में भूमिका निभाई और कैसे राज्य चुनाव आयोग और वित्त आयोग जैसी संस्थाएं इसके कामकाज के लिए जरूरी हैं। आरक्षण ने इसे समावेशी बनाने की कोशिश की है और हाँ, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कई राज्यों में एक बड़ा कदम है। और पेसा ने आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन को एक नया मतलब दिया है, कम से कम, जैसा आपने कहा, कागज पर तो जरूर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर संवैधानिक मान्यता, त्रिस्तरीय संरचना, सुधारों का सफर, राज्यों की भूमिका, आरक्षण की व्यवस्था और पेसा की विशिष्टता, ये सब मिलकर आज के पंचायती राज की तस्वीर बनाते हैं। अब जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि संविधान ने पंचायतों को दर्जा तो दिया, लेकिन उनकी शक्तियां अनुच्छेद 243G और खासकर पैसा अनुच्छेद 243I, ये काफी हद तक राज्य सरकारों की मर्जी और उनके बनाए कानूनों पर निर्भर करता है। हाँ, ये निर्भरता साफ दिखती है। तो सोचने वाली बात ये है कि इस निर्भरता के चलते क्या ये पंचायतें वाकई उतनी स्वशासित हैं, उतनी ऑटोनॉमस हैं, जितनी कल्पना की गई थी? क्या ये निर्भरता, खासकर वित्तीय निर्भरता, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के रास्ते में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के असल मकसद को पाने में एक बड़ी रुकावट है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।
उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको पंचायती राज को और गहराई से समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। हमारे पास सरकारी समितियां .pdf नाम का एक डॉक्यूमेंट है जिसके कुछ हिस्से हम देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि भारत में ये समितियां कैसे काम करती हैं, खास तौर पर मेंबर्स के अधिकार क्या हैं और इनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है ना? ये बहुत जरूरी पहलू है। बिल्कुल। सहकारी समितियां सिर्फ कोई बिजनेस एंटिटी नहीं है, ये एक तरह से सामाजिक संगठन भी है और हमारे समाज के ताने बाने में इनका एक, आप कह सकते हैं, गहरा स्थान है। तो हाँ, देखते हैं ये दस्तावेज हमें इनके कामकाज के बारे में क्या खास नियम या सिद्धांत बताते हैं और उनका असल मतलब क्या है। मकसद यही है कि जो जानकारी है उसका सार निकालें और उसे आसानी से समझें। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला सवाल जो इस डॉक्यूमेंट में दिखता है वो बहुत ही बुनियादी है, पर है बहुत जरूरी। सवाल है कि एक सहकारी समिति में मेंबर को वोट देने का अधिकार कैसे मिलता है? क्या इसका लेना देना इस बात से है कि मेंबर ने पैसा मतलब पूंजी कितनी लगाई है? सोर्स में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 20 का जिक्र भी है। हाँ, ये सवाल इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये सीधा सहकारिता का जो मूल दर्शन है उससे जुड़ता है। और देखिए, दस्तावेज इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। वोट का अधिकार सदस्य ने कितनी पूंजी लगाई है इस पर निर्भर नहीं करता। हर सदस्य को, चाहे उसका शेयर कितना भी क्यों न हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट मिलता है। एक सदस्य एक वोट। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत डेमोक्रेटिक लगता है। मतलब अमीर मेंबर हूं या साधारण मेंबर, सबकी आवाज बराबर हुई। ये तो जो पारंपरिक कंपनियां होती हैं उनसे कितना अलग है। वहां तो जिसके ज्यादा शेयर उसकी उतनी ज्यादा चलती है। बिल्कुल, यही सहकारी आंदोलन का केंद्रीय सिद्धांत है। और ये सिर्फ यूपी एक्ट की बात नहीं है, ये भारत में सहकारी कानून की एक तरह से नींव है। इसका उद्देश्य ही यही है कि कंट्रोल पैसे की ताकत से ना हो, बल्कि सदस्यों की गिनती से तय हो। ये व्यक्ति को पूंजी से ऊपर रखता है। लेकिन यहाँ एक मतलब प्रैक्टिकल सवाल सा उठता है मेरे मन में। कागज पर तो ये बराबरी का सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में जमीन पर यह हमेशा उतनी ही आसानी से काम कर पाता है? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जो सदस्य ज्यादा पढ़े लिखे हैं या ज्यादा बोलते हैं या जिनका समाज में ज्यादा रुतबा है, वो भले ही वोट एक ही हो, चर्चा और फैसलों पर ज्यादा असर डाल देते हो? देखिए, ये आपने बहुत ही जरूरी नुक्ता उठाया है। दस्तावेज हमें नियम बताते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की जो पेचीदगियां होती हैं वो अक्सर नियमों से परे होती हैं। कानूनी तौर पर वोट बराबर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या व्यवहार में हर सदस्य अपनी आवाज का उतना ही असरदार इस्तेमाल कर पाता है? ये तो सदस्य की अपनी जागरूकता, उसकी शिक्षा, उसके आत्मविश्वास और समिति के अंदर जो पावर डायनामिक्स होते हैं उन पर निर्भर करता है। एक सदस्य एक वोट का सिद्धांत लोकतांत्रिक नियंत्रण की संभावना तो पैदा करता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो संभावना हमेशा हकीकत बनेगी ही। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ये नियम एक जरूरी नींव तो है, एक बेस तो देता है, लेकिन उस पर इमारत कितनी मजबूत बनेगी ये सदस्यों की एक्टिवनेस और समिति के अंदर के माहौल पर डिपेंड करेगा। सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। एकदम सही कहा आपने। कानून एक ढांचा देता है, लेकिन उस ढांचे में जान तो सदस्य ही डालते हैं। अगर सदस्य एक्टिव नहीं है या कुछ ही लोगों का दबदबा है, तो एक सदस्य एक वोट का सिद्धांत भी, आप कह सकते हैं, थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। ये सहकारी समितियों के सामने एक परमानेंट चैलेंज है। ठीक है, ये पहलू तो काफी हद तक साफ हुआ। अब थोड़ा समिति के मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब निदेशक मंडल या जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। यहाँ भी दस्तावेज एक जरूरी जानकारी दे रहे हैं जो सीधे हमारे संविधान से जुड़ी हुई है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ का जिक्र है और इसके हवाले से बताया गया है कि एक सहकारी समिति में डायरेक्टर्स की अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम लिमिट 21 हो सकती है। ये 21 की संख्या थोड़ी अजीब नहीं लगती? इसकी कोई खास वजह और क्या यही फाइनल नंबर है? हाँ, ये 21 की संख्या संविधान ने एक ऊपरी सीमा, मतलब एक सीलिंग तय की है। इसका मकसद शायद ये पक्का करना था कि बोर्ड इतना बड़ा ना हो जाए कि फैसले लेना ही मुश्किल हो जाए, और इतना छोटा भी ना रहे कि उसमें अलग अलग तबकों या हितों की नुमाइंदगी ना हो पाए। तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। लेकिन जैसा कि दस्तावेज भी इशारा कर रहे हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? राज्य सरकारें कुछ कर सकती हैं इसमें? जी हाँ, संविधान ने मैक्सिमम लिमिट तो 21 बता दी,
लेकिन दस्तावेज साफ करते हैं कि डायरेक्टर्स की असल में मिनिमम और मैक्सिमम संख्या कितनी होगी, ये राज्य की विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है उससे तय होती है। तो कोई राज्य अपने यहाँ के हालात के हिसाब से ये संख्या 21 से कम रख सकता है। मान लीजिए न्यूनतम 5 और अधिकतम 15 रख दे, लेकिन 21 से ज्यादा नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी राज्यों को क्यों दी गई है? मतलब नेशनल लेवल पर एक ही नियम क्यों नहीं रख दिया? देखिए, इसका कारण शायद भारत में सहकारी समितियों की बहुत ज्यादा विविधता है। अब सोचिए, एक छोटे से गांव की कोई एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है और दूसरी तरफ एक बड़े शहर का कोई विशाल कोऑपरेटिव बैंक है। दोनों की जरूरतें, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी अलग अलग होंगी। तो राज्य स्तर पर नियम बनाने की छूट से क्या होता है कि लोकल जरूरतों के हिसाब से बोर्ड का साइज तय करने में मदद मिलती है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला नजरिया नहीं है ना? हाँ, ये बात तो समझ में आती है। अब एक और जरूरी सवाल, ये जो डायरेक्टर्स और पदाधिकारी चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल मतलब टेन्योर कितना होता है? क्या ये भी बदलता रहता है? नहीं, इस पर दस्तावेज बिल्कुल साफ जानकारी देते हैं। जो चुने हुए निदेशक और पदाधिकारी होते हैं, उनका कार्यकाल चुनाव की तारीख से 5 साल का होता है। 5 साल? ये तो एक ठीक-ठाक लंबा समय है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? इसके पीछे मुख्य तौर पर स्थिरता यानी स्टेबिलिटी का विचार है। 5 साल का कार्यकाल बोर्ड को योजनाएं बनाने, उन्हें लागू करने और फिर उनके नतीजे देखने का, आप कह सकते हैं, काफी समय देता है। अगर कार्यकाल बहुत छोटा हो, मान लीजिए सिर्फ 1 या 2 साल का, तो शायद डायरेक्टर्स हमेशा अगले चुनाव की ही चिंता में रहेंगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने से हिचकेंगे। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? क्या 5 साल का इतना लंबा कार्यकाल कभी-कभी जो मैनेजमेंट उतना अच्छा काम नहीं कर रहा या थोड़ा ढीला ढाला है, उसको भी पैर जमाने का मौका दे सकता है? अगर सदस्य बहुत जागरूक न हो तो उन्हें बदलने के लिए 5 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये एक वाजिब चिंता है और यही इस व्यवस्था का एक संभावित नेगेटिव पहलू भी है। 5 साल का कार्यकाल असल में स्थिरता और जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। लेकिन वो जवाबदेही वाला हिस्सा तभी काम करता है जब नियमित और निष्पक्ष चुनाव हों और सबसे जरूरी, सदस्य अपने चुने हुए नुमाइंदों के काम पर नजर रखें और उनसे सवाल पूछें। अगर सदस्यों में ही उदासीनता है या चुनाव प्रक्रिया ही कमजोर है, तो यही 5 साल का कार्यकाल अक्षमता को एक तरह से प्रोटेक्शन भी दे सकता है। तो यहाँ भी लगभग वही बात सामने आ रही है जो वोटिंग अधिकार के मामले में थी, कि नियम एक आइडियल सिचुएशन बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी सक्सेस जमीनी हकीकत और सदस्यों की भूमिका पर ही टिकी है। अब बिल्कुल सही कह रही हैं। ये दोनों नियम, एक सदस्य एक वोट और निदेशक मंडल की संरचना और कार्यकाल, ये सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक और व्यवस्थित संचालन के लिए एक मजबूत कानूनी और संवैधानिक ढांचा तो बनाते हैं, लेकिन ये अपने आप में कोई रामबाण इलाज नहीं है। इनका असरदार होना समिति के अंदर के कल्चर, सदस्यों की भागीदारी और ट्रांसपेरेंसी पर निर्भर करता है। अच्छा, इन दस्तावेजों से जो ये 2 मुख्य बातें निकली, वोटिंग में बराबरी का सिद्धांत और मैनेजमेंट के लिए एक टेस्ट स्ट्रक्चर और टेन्योर, अगर हम इनको जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि कानून बनाने वालों ने सहकारी समितियों को एक खास कैरेक्टर देने की कोशिश की है जो उन्हें नॉर्मल बिजनेस से अलग करता है। निश्चित रूप से ये प्रावधान सहकारी समितियों के उस दोहरे चरित्र को दिखाते हैं जहां वे सामाजिक लक्ष्य जैसे लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्य कल्याण और आर्थिक गतिविधियां जैसे बिजनेस चलाना, मुनाफा कमाना, इन दोनों को एक साथ साधने की कोशिश करती हैं। ये एक नाजुक संतुलन है जिसे बनाए रखने में ये नियम मदद करते हैं। चलिए, तो आज की इस बातचीत से हमने इन दस्तावेजों के आधार पर सहकारी समितियों के बारे में जो मुख्य बातें समझी हैं, उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, डेमोक्रेटिक कंट्रोल का प्रिंसिपल, एक सदस्य एक वोट, चाहे मेंबर की पूंजी कितनी भी क्यों न हो। ये सिद्धांत पक्का करता है कि हर सदस्य की गिनती हो। और दूसरी बात, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैक्सिमम 21 सदस्य हो सकते हैं। ये संविधान की लिमिट है, लेकिन असल में मिनिमम और मैक्सिमम संख्या राज्य के कानून तय करते हैं। और चुने हुए डायरेक्टर्स और पदाधिकारियों का कार्यकाल स्थिरता और जवाबदेही के बीच संतुलन के लिए 5 साल का होता है। हाँ, ये नियम इन समितियों के कामकाज के लिए एक साफ कानूनी और संवैधानिक बेस तो देते हैं, जो कम से कम थ्योरी में उनके डेमोक्रेटिक और ऑटोनॉमस कैरेक्टर को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और ये प्रावधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सहकारी समितियां खासकर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं।
वो आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक जुड़ाव का एक बहुत अहम जरिया है। इसलिए उनका सही ढंग से चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब यहाँ एक सोचने वाली बात उठती है जो इन नियमों से थोड़ी आगे जाती है। हमने देखा कि ये नियम वोटिंग में बराबरी, डायरेक्टर्स की संख्या पर लिमिट, 5 साल का कार्यकाल, ये सब एक आदर्श ढांचा बनाने की कोशिश करते हैं। पर क्या ये ढांचा अपने आप में काफी है? क्या ये जमीनी हकीकत में हमेशा सदस्यों के हितों की रक्षा कर पाता है और मैनेजमेंट को पूरी तरह जवाबदेह बना पाता है? या फिर असली चुनौती इन नियमों के पीछे की जो भावना है उसे जिंदा रखने में है, मतलब सदस्यों की असली भागीदारी, पारदर्शिता और आपसी भरोसे का माहौल बनाने में? ये एक बहुत गहरा सवाल है। कानूनी ढांचा जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो सिर्फ पहला कदम है। असली परीक्षा इस बात की है कि क्या सहकारी समितियां केवल कानून का पालन करने वाली इकाइयां बनकर रह जाती हैं, या वे सचमुच सहकारिता की जो आत्मा है, यानी आपसी सहयोग, सबका भला और लोकतांत्रिक भागीदारी, उसे जीती हैं। इन औपचारिक संरचनाओं के भीतर जो अनौपचारिक ताकत के खेल चलते हैं, लोकल पॉलिटिक्स का जो असर होता है और सदस्यों की अपनी उदासीनता या जागरूकता, ये सब चीजें मिलकर तय करती हैं कि कोई सहकारी समिति असल में कितनी सफल और सच्ची सहकारी है। इस पर और सोचने की जरूरत है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए।